नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज कुछ बड़ी खबरें। टूटने की कगार पर पहुंच रहा है इंडिया गठबंधन। चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से बच्चे पैदा करने की अपील करी। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों ने दिल दहलाया। 24 अक्टूबर को ओडिशा में दस्तक देने वाला है साइक्लोन दाना। बीसीसीआई ने ठुकराया पाकिस्तान का ऑफर। आइए जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार से। टूटने की कगार पर पहुंचा इंडिया गठबंधन। महाराष्ट्र में अखिलेश तो झारखंड के तेजस्वी ने बढ़ाई मुश्किलें। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों की तारीख घोषित हो गई है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा, जबकि झारखंड में 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन में फूट दिखाई देने लगी है। दोनों राज्यों में अभी तक सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। झारखंड में राजद ने कांग्रेस की स्थिति को कठिन बना दिया है। वहीं महाराष्ट्र में सपा की एंट्री ने सीट बंटवारे की प्रक्रिया को और जटिल कर दिया है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा 41 और कांग्रेस 29 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। हाल ही में हेमंत सोरेन के आवास पर कांग्रेस और आरजेडी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सोरेन ने कहा कि गठबंधन सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन सीट वितरण पर अंतिम निर्णय बाद में लिया जाएगा। हालांकि आरजेडी के मनोज झा ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें गठबंधन के निर्णय में शामिल नहीं किया गया। वहीं महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के बीच भी सीट शेयरिंग को लेकर कोई ठोस समझौता नहीं हो पाया है। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी के बीच बैठकों का सिलसिला जारी है, लेकिन स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं हुई है। सपा ने 12 सीटों की मांग की है, जिससे खींचतान बढ़ सकती है। पार्टी के सूत्रों के अनुसार दोनों राज्यों में अंतिम समय तक बातचीत जारी रहेगी, तभी सभी दलों के बीच मुद्दों का समाधान निकाला जा सके। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोगों से ज्यादा बच्चा पैदा करने की अपील करी है। कहा, जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वही लड़ेंगे चुनाव। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में बढ़ती औसत उम्र को चिंता का विषय बताते हुए कहा है कि परिवारों को कम से कम 2 या उससे अधिक बच्चे पैदा करना चाहिए। उन्होंने घोषणा की है कि आने वाले समय में जिनके 2 या अधिक बच्चे होंगे वे स्थानीय निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। इस कानून को लागू करने के लिए राज्य सरकार जल्द ही कदम उठाएगी। नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश के कई जिलों में केवल बुजुर्ग ही बच्चे हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में प्रजनन दर लगातार गिर रही है, जबकि देश की औसत प्रजनन दर 2.1 है। दक्षिण में यह मात्र 1.6 रह गई है। उन्होंने कहा कि पहले जनसंख्या नियंत्रण की बात होती थी, लेकिन अब स्थिति में बदलाव आया है। केंद्र की यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2036 तक देश की केवल 34.55 करोड़ आबादी युवा होगी, जो वर्तमान में 47% से अधिक है। वर्तमान में 15 से 25 वर्ष के बीच 25 करोड़ युवा हैं, लेकिन अगले 15 वर्षों में यह संख्या और घटेगी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2011 में भारत में युवा जनसंख्या की औसत उम्र 24 वर्ष थी, जो अब बढ़कर 29 वर्ष हो गई है। 2036 तक बुजुर्ग जनसंख्या का अनुपात 12.5% और 2050 तक 19.4% तक पहुंच जाएगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत में औसतन हर महिला 2 या अधिक बच्चों को जन्म देती है, लेकिन इनमें से कई बच्चे 18 साल से पहले ही नहीं बचते। राष्ट्रीय स्तर पर 2.1 की प्रजनन दर सामान्य मानी जाती है, लेकिन यदि यह दर लंबे समय तक 2.1 से नीचे जाती है तो यह जनसंख्या में गिरावट का संकेत देती है, जिसके चलते मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए लोगों से बच्चे पैदा करने की अपील करी है। जम्मू कश्मीर में प्रवासी मजदूरों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। इस साल यहां 5वां अटैक। कश्मीर के विभिन्न जिलों में चल रही बड़ी परियोजनाओं में प्रवासी मजदूर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये मजदूर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब से आते हैं और कश्मीर में सेब के बगीचों की देखभाल और पैकिंग का कार्य करते हैं। इसके अलावा निर्माण कंपनियों के विभिन्न प्रोजेक्टों में भी उनकी भागीदारी होती है। स्थानीय स्तर पर फल और सब्जियों की बिक्री पर भी इनकी संख्या काफी अधिक है। रेलवे की योजनाओं में भी ये मजदूर शामिल होते हैं। हाल ही में कश्मीर में आतंकियों द्वारा किए गए हमले की बढ़ती घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं।
8 अप्रैल को शोपियों में एक कैब चालक परमजीत सिंह पर हमला हुआ, जबकि 17 अप्रैल को अनंतनाग में बिहार के निवासी राजू शाह की जान ली गई। फरवरी में भी पंजाब के 2 व्यक्तियों को श्रीनगर में हमला करके जान ले ली गई थी उनकी। वहीं अब गांदरबल में श्रीनगर लेह हाईवे पर गगनगीर इलाके में एक सुरंग निर्माण परियोजना में काम कर रहे प्रवासी मजदूरों पर हालिया हमले में एक डॉक्टर और 6 मजदूरों की जान चली गई। इन मजदूरों में कश्मीरी और गैर कश्मीरी दोनों शामिल हैं। इस हमले के बाद 5 अन्य घायल मजदूरों का इलाज चल रहा है, जिनमें से कुछ की स्थिति बहुत गंभीर बताई जा रही है। पिछले 3 दिनों में हुए आतंकवादी हमलों में कुल 7 प्रवासी मजदूरों की जान चली गई। इन हमलों की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन रजिस्ट्रेशन फ्रंट ने ली है। मध्य कश्मीर के गांदरबल में सुरंग बना रही कंपनी एपेक्रो में कर्मियों के कैंप पर भी आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग करी है, जिससे 2 मजदूरों की मौके पर ही जान चली गई। 24 अक्टूबर को ओडिशा के तटों से टकराएगा साइक्लोन दाना। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। अंडमान सागर से उठ रहा चक्रवर्ती तूफान दाना 23 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाएगा और 24 अक्टूबर को यह ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराने की संभावना है इसके। हालांकि मौसम विभाग ने लैंडफॉल की सटीक जानकारी नहीं दी है, लेकिन अनुमान है कि तूफान पुरी के निकट टकरा सकता है। दाना नाम सऊदी अरब द्वारा दिया गया है, जिसका अर्थ है उदारता। मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार 23 अक्टूबर से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जो 24 अक्टूबर की रात से 25 अक्टूबर की सुबह तक 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ने का अनुमान है। इंडियन मीडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि तूफान के टकराने से एक दिन पहले यानी 23 अक्टूबर को भारी बारिश शुरू हो जाएगी। ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों में कुछ स्थानों पर 24 से 25 अक्टूबर को 20 सेंटीमीटर बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ जगहों पर 30 सेमी लगभग 11 इंच से अधिक बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने ओडिशा और बंगाल में मछुआरों को 23 से 26 अक्टूबर के बीच समुद्र में न जाने की सलाह दी है। IMD ने बताया कि सोमवार 21 अक्टूबर को दोपहर तक अंडमान सागर में निम्न दबाव बनने लगेगा, जो 22 अक्टूबर तक पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में गहरा डिप्रेशन में बदल जाएगा। 24 अक्टूबर तक यह एक चक्रवात में तब्दील हो जाएगा। BCCI की पाकिस्तान को 2 टूक, दिल्ली चंडीगढ़ से डेली अप डाउन का ऑफर ठुकराया। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए आमंत्रण भेजा था, जिसमें कहा गया था कि टीम इंडिया चाहे तो दिल्ली या चंडीगढ़ में अपने सेटअप को तैयार कर सकती है और पाकिस्तान में मैच खेलने के बाद तुरंत लौट सकती है। हालांकि एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार BCCI ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया है। BCCI के एक सूत्र ने कहा कि उन्हें PCB से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत की टीम को पाकिस्तान भेजने का निर्णय पूरी तरह से भारत सरकार के हाथों में है, जबकि PCB ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन यह संकेत मिल चुका था कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से मना कर सकता है। PCB हाइब्रिड मॉडल को अपनाने के लिए भी तैयार नहीं है। कुछ दिन पहले ICC के अधिकारियों ने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का जायजा लेने पाकिस्तान का दौरा किया था। इस बीच दुबई में 18 से 21 अक्टूबर के दौरान ICC के बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग भी हुई। PCB के एक सूत्र के अनुसार पाकिस्तान हर हाल में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन अपने देश में करना चाहता है। इसके अलावा PCB के सदस्य पहले ही मानसिक रूप से तैयार हैं कि उन्हें ICC की मीटिंग में भारत के चैंपियंस ट्रॉफी में भाग न लेने की बात सुननी पड़ सकती है। PCB फाइनल मैच की मेजबानी किसी भी स्थिति में खोना नहीं चाहता, चाहे भारत उस मुकाबले में पहुंचे या नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अनुसार भारत के सभी मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में होंगे और फाइनल भी उसी मैदान पर आयोजित किया जाएगा। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।